हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी का पार्ट 2। इसका जो है 4 महीने पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसे आपने अच्छे से देखा है। 663 व्यूज़ हैं उसमें, आपने पढ़ा है और लाइक्स भी काफ़ी पड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने सोचा इसका पार्ट 2 हम ले आते हैं, जहाँ से छूटा था वहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब हम मुख्य स्थलाकृतियों से हमको यहाँ से पढ़ना था, मुख्य स्थलाकृति। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, पार्ट 1 वो देख लेना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसकी प्लेलिस्ट बनी है उसकी, तो आप देखना। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन क्या पढ़ना है। अपक्षय एक अपर्दन नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब सैल टूटते हैं तो किसकी क्रिया होती है? अपक्षय की। याद रखना, जब ये जो है शैल टूटेंगे ना जब, तो अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी जब शैल टूटते हैं उसे अपक्षय कहते हैं, लेकिन जब जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा जो क्षय होता है उसे जो है हम अपर्दन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? अपर्दन। अब यहाँ देखो, एक हमने पढ़ा अपक्षय और एक हमने पढ़ा अपर्दन। ठीक है, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होते हैं सैलों के टूटने से। किसके? सैलों के टूटने से। वहीं अपर्दन का क्या है कि जहाँ जल, पवन, हिम नद जो होते हैं उनका क्षय हो जाता है, उसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसे साधारण भाषा में कहें, ठीक है, किसमें? साधारण भाषा में कहें तो अपक्षय जो होते हैं चट्टानों के टूटने से जो घटित हो, जिसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, कण हो जाएं, वो अपक्षय आप एक साधारण रूप से समझ सकते हो। और अपर्दन है कि यही जो टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरी स्थान पे चले जाते हैं हवा के कारण, जल के कारण। ठीक है, क्योंकि जल में बहाव होता है, वायु में भी जो है तीव्रता आपको दिखती है, हिमनद, ग्लेशियर, ये सब कुछ जो दिखता है ये सब अपर्दन कहलाता है। आई होप आप समझ सकते हो। अब इसकी जो आपने जो इसमें बुक की परिभाषा है वो क्या कहती है कि जो सैलों के टूटने से बनते हैं, चट्टान शैली तो होते हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं उसके, तो उसके छोटे छोटे कण जो हैं चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती, देखो समझना इम्पोर्टेंट है ना। मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कलर लेते हैं। मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो रहा है, इसमें ये टूट रहा है, यहाँ से दरार पड़ रही है। ये लो, दरार पड़ गई। इसके कुछ जो टुकड़े हैं ये कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है? ये टुकड़े क्या हैं? अपक्षय। पर ये उसी स्थान पे गिर रखे हैं, ये टुकड़े इसी स्थान पे बन रखे हैं। लेकिन जब हवा की गति आई, हवा की गति बहुत तेज है, ठीक है, ये हवा की गति क्या करेगी? इन कणों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ पे मान लो इस पहाड़ में ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा अपक्षय, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जा रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु, जल आदि, जो वायु है, जल है आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एक निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थलाकृति मतलब जब जो अपर्दन की प्रक्रिया है वो जब इकट्ठे हो जाएंगे वो कण, तो वो किसी न किसी चीज़ का तो निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो एक स्थलाकृति का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? बिल्कुल, बहुत सारे जलप्रपात हैं।
सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल्स जलप्रपात है। क्या है? वेनेजुला का एंजल्स जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जब जलप्रपात है विश्व का, वो एंजल्स जलप्रपात है। अब इसको हम समझाते हैं अच्छे से। देखो, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिए। ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है पूरा दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। इसका जो वेनेजुला है, वेनेजुला इस तरफ है। दूसरा कलर लेके बताते हैं, पीला कलर ले लेते हैं, ठीक है, येलो। यहाँ पर इस क्षेत्र में है वेनेजुला, और यहीं पे है एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा प्यारा भारत, ये साउथ अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये यूरोशिया, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। मैप आ सकता है कि दोबारा देखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुला का, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला का एंजल्स जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे स्थित है। अमेरिका में कनाडा तथा जो है यूएसए में अन्य जलप्रपात स्थित हैं, और ये राज्य अमेरिका की सीमा पे स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। यानी कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा जो यूएसए है उसकी सीमा पे स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। यह है आपका नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी अमेरिका, ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये है उत्तरी अमेरिका। अब इसके यहीं पे मतलब वो बोल रहा है कि कनाडा, और ये है कनाडा ऊपर वाला, ये है नीचे वाला यूएसए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यूएसए, ये वाला पार्ट कनाडा। तो यूएसए, इनकी जो बॉर्डर पे लगता है नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। जिम्बाब्वे और विक्टोरिया, दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है विक्टोरिया जलप्रपात। हम पढ़ते हैं नदी के कार्य। देखो, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जिस प्रकार ये है ना, देखो कैसा लग रहा है, झरने जैसा एकदम से ये। तो ये कठोर सैल, पहली लेयर कठोर सैल, फिर दूसरी लेयर जो है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृत सैल, ठीक है। यानी जो पानी है वो रास्ता जो है अपना खुद बना रही है, ताकत लगा रही है, ऊर्जा लगा रही है अपनी, ठीक है। ऊपर से कठोर शैल तो है ही है, तो उस कठोर शैल के ऊपर जब वो अपना रास्ता बना देगी तो पानी नीचे गिरेगा और बिल्कुल वाटरफॉल जैसा लगेगा, झरने जैसा, ठीक है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पे बहने लगती है। अब मैदान में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार से कुछ बनाएगी, है ना, अपना रास्ता। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ब कहते हैं, क्योंकि सांप की तरह लगता है ना ऐसे, ये इस तरह से, तो विसर्ब कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों में लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू होता है। यानी जो किनारे होते हैं उसमें अपरदन और निक्षेपण दोनों शुरू होते हैं। और आपको अपरदन और निक्षेपण पता है क्या होते हैं? विसर्प लूप के सिर निकट आते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, विसर्प लूप के सिरे, और एक अलग झील बनाते, जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील क्या कहते हैं? चाप झील। जब वो लूप बना दे तो चाप झील कहते हैं। देखो ये जो है ना चित्र, एनसीईआरटी की खास बात यही है ना कि डायग्राम से बहुत अच्छा समझाया है। देखो जैसे ये तो विसर्प है, ठीक है, ये विसर्प है, ये तटबंध है। इससे अगर कुछ अलग
बन जाती है साइड में, यहाँ पे भी विसर्ग बन सकता है इस प्रकार से। ये तो ये चाप झील होती है, देखो अलग से निकल गया ना ये चाप झील है। चाप झील कुछ इस प्रकार का रूप रहेगा, चाप माने चाप लगाना ना, इस प्रकार से चाप लगाते हैं, तो ये चाप झील होती है। ठीक है, यानी कि जो जो नदी है वो लूप से कट जाती है, कट गई ना, ये अलग से बन गई है, तो ये यहाँ से कट गई है, इसलिए जो चाप झील ये बना देती है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। क्या करती है? निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो महीन मिट्टी लेके आएगी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण भी होगा, इरोजन भी हो जाएगा। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद, जमा हो गया ना, अवसादिक सेल, ये सब कुछ आपने पढ़े होंगे इससे पिछले चैप्टर वाले में। इसमें समतल एवं उपजाऊ बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों पर तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढना है आपको, तो ये डेल्टा बनाती है। देखो ये है मुख्य नदी और ये बन जाती है वितरिका, ये बन गई ना वितरिका, डेल्टा, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, एक बार फिर कहते हैं कि जो नदी का प्रवाह है ना, समुद्र तक आते आते बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जब ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो समुद्र तक पहुंचे नदी का प्रवाह जब धीमा हो जाता है तो अनेक धाराओं में ये विभाजित हो जाता है। इन्हीं धाराओं को हम वितरिका कहा जाता है, यानी डेल्टा। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों का संग्रह है डेल्टा का निर्माण करती है। यानी जो वितरिका है, इनके जो समूह होते हैं ना, वितरिका के समूह, तो ये जब मुहाने अवसादों के संग्रह को जब संग्रह हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इन्हें डेल्टा कहा जाता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकृत हो जाती है। समय के साथ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। इनमें लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों पर समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। सॉरी, ये देखो, ये जब सीधे खड़े वाले दिख रहे हैं, स्टेक कहा जाता है। केवल दीवार है तो स्टेक है। तटीय मेहराब, इसके अंदर देखो, ये है तटीय मेहराब, इस तरीके से कुछ बन चुका है। ये है तटीय मेहराब और ये बन गई है समुद्री गुफा। ठीक है, तो बहुत सारे इस पे कीवर्ड पढ़ने हैं आपको। एक कीवर्ड तो है समुद्री तरह के अपरदन निक्षेपण, इसको स्थलाकृतियां बनी। एक है स्टेक, ठीक है, यानी समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं। जब छत बच जाती है, तटीय मेहराब अपरदन छत को तोड़ देती है और केवल दीवारें जब बच जाती हैं, जब ये छत भी नहीं रहेगी तो केवल दीवार बच जाती तो उसे स्टेक कहते हैं। जल के ऊपरी ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल तटों में समुद्री भृंगु कहते हैं, यानी समुद्री तरंगे किनारों पर, जो समुद्र की तरंगे वो किनारों पे अवसाद जमा करती है और समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद क्या होती है? हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से
जस्ट अ सेकेंड। PDF आगे बढ़ गई ना, पूरी चैप्टर की PDF है क्योंकि ये थर्ड चैप्टर। हाँ ये रहा। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से कहाँ थे हम? फिर से देखो एक बार फिर। हिमानी जो होता है ना, हिमानी अथवा हिमनद बर्फ की कुछ नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, नीचे की कठोर चट्टान जो होती हैं उसमें गोलाश्मी मिट्टी और पदार्थों को अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी अथवा मिट्टी एवं पत्थर भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये मिट्टी हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। अब फिर से समझो। हिमनद अथवा हिमानी नदियाँ, दोनों में अगर क्वेश्चन आए, हिमानी नदियाँ और हिमनद दोनों एक ही हैं। ठीक है, ओके, सॉरी और है ना, और या ठीक है। हिमनद पे क्वेश्चन है, हिमानी बर्फ पे तो बात एक ही होती है। ठीक है, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, यानी जो हिमनद है उसके नीचे होंगी कठोरी चट्टानें। ठीक है, वो क्या कर देंगी? कठोर चट्टानें उन पत्थरों को अपरदित कर देगी। अपरदन पता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से जो है उसका भूदृश्य का अपरदन कर देगी। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करेगी। क्या करेगी? गर्त, गहराई का निर्माण हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से, यानी जो पर्वत वाले क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है जो, वहाँ पे बर्फ जो पिघल जाती है तो उस गर्तों में, उन्हीं गर्तों में जल भरता है। ठीक है, और वह एक झील का निर्माण करते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पत्थर छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो तलछटी निक्षेप होते हैं ना, वो हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, बालू डिब्बे। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। रेगिस्तान में जो पवन है अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में जो पवन होती है, रेगिस्तान में जो पवन है यानी हवा है, वो अपक्षय और निक्षेपण का कारण होती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। किसके? छत्रक के आकार के, जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग में अपेक्षा निचले भाग में आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। यानी जो पवन शैल के ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा जो निचला भाग है वो आसानी से कट जाती है, इसलिए ऐसे शैल में संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर के छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाते हैं। जब ये बालू कण बड़े हो जाते हैं, विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोअस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअस। चीन में विशाल लोअस निक्षेप पाए जाते हैं। फैक्ट। तो एक लोअस कीवर्ड याद रखना है, हिमनद हिमोड़ याद रखना है। ठीक है, एक शब्दकोश बना देते हैं आपके लिए। तो सबसे एक हिमनद हिमोड़ याद रखना है। ठीक है, निक्षेपण और अपरदन कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, विसर्प कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, लोअस, एक लोअस कीवर्ड याद रखिए, लोअस।
लोएस्ट कीवर्ड, इसको एक काम करते हैं हाईलाइट कर देते हैं सबको, ठीक है। एक मिनट, एक लोअस याद करना और विशाल लोअस कहाँ बनते हैं, चीन में, ठीक है। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा किसे कहते हैं, अगर आ गया बालू टिब्बा, इसे कहते हैं पवन चलने पर अपने स्थान को, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने को, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिर के छोटी पहाड़ी बना देता है, ठीक है। जब पवन का बहाव रुकेगा तो रेत गिर के छोटी पहाड़ी, उसे बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिमनद कीवर्ड है, ये बता दिया है। समुद्री भृंग एक कीवर्ड है, समुद्री भृंग, समुद्र जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल तट समुद्री भृंग कहते हैं। स्टेक कीवर्ड याद रखना है, स्टेक, तटीय मेहराब, समुद्री गुफा कीवर्ड, वित्रिका, वित्रिका याद रखना, विसर्प, तटबंध, चाप झील, अपरदन और निक्षेपण, यही से पढ़ रहे थे ना। और ये हो गया जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो आज की वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच।